बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद अशफाक निज़ामी। बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है वो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल से पहले कुछ लोगों ने मुख्तलिफ एटॉमिक मॉडल पे बात की थी और उनमें एक मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता है, जिसे जे थॉम्सन मॉडल भी कहा जाता है। और इस मॉडल में ये बताया गया था कि जो एटम होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया ये क्या है बेटा, एटम है। इस एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं, जिनको मैं छोटे छोटे सर्कल के साथ इंडिकेट कर रहा हूँ, ये एटम के अंदर फिक्स्ड होते हैं और इनके अंदर एटम का जो ज़्यादातर वॉल्यूम होता है वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन ने सराउंड कर रखा होता है। ये जो लाइनें हैं ये क्या बेटा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है जिन्होंने एटम का ज़्यादातर वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रखा होता है। और इस पे जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हैं जिनको हमने सर्कल के साथ शो कर रखा है, ये अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं। इस मॉडल को नाम दिया गया था प्लम पुडिंग मॉडल। और इस मॉडल के मुताबिक जो एटम होता है ये हाईली कंसंट्रेटेड होता है। फिर गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया था कि एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा होता है वो खाली होता है और इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। और इसके बाहर सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और कुछ इस तरीके से इस मॉडल को लॉर्ड रदरफोर्ड ने प्लैनेटरी मॉडल से रिजेंबल्स दी। जिस तरह सेंटर में सन होता है और उसके अराउंड बेटा क्या होते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, पाथ होते हैं जिनमें प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सेम इसी तरह एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं जिनके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ ड्रॉबैक आ जाते हैं और उनमें एक ड्रॉबैक ये भी है कि जो चार्ज पार्टिकल है जब वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो घूमने के दौरान वो एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, यानी वो एनर्जी को खारिज करेगा। अब देख रहे हो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उस दौरान वो एनर्जी को क्या करता है बेटा, खारिज कर रहा होता है। और जब वो एनर्जी को खारिज करेगा तो उसका जो ऑर्बिट होगा वो छोटे से छोटा होना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे वो एनर्जी को खारिज करके अपनी एनर्जी को कम करेगा तो उसका ऑर्बिट छोटे से छोटा होता जाएगा और एक वक्त आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएंगे और उसके नतीजे में जो एटम का स्ट्रक्चर होगा वो कोलैप्स कर जाएगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नील बोहर्स ने एक एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसको हम नील बोहर एटॉमिक मॉडल के नाम से इंडिकेट करते हैं। ये 1912 में दिया गया और इस मॉडल की वजह से नील बोहर को 1922 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, जो कि सबसे बड़ा प्राइज़ होता है। और इस बोहर्स मॉडल के अंदर जो पास्टुलेट बताया गया, जो पॉइंट बताया गया, उनमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा ये न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, उनमें ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं
और जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो मूव करने के दौरान उसकी एनर्जी फिक्स रहती है और उसका जो क्वांटम नंबर होता है वो भी फिक्स रहता है। अब ऐसा नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन, मान लें कि यहाँ पर 3 ऑर्बिट शो किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से किसी न किसी ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हों, अपनी मर्जी से आ जा रहे हों, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन ऑर्बिट के अंदर इन ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होते हैं, और जब वो मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी और उनका जो क्वांटम नंबर होता है वो बेटा फिक्स रहता है। नेक्स्ट जो सेकंड पोस्टुलेट है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं तो मूव करने के दौरान ना तो वो एनर्जी को एमिट करते हैं और ना ही वो एनर्जी को बेटा एब्जॉर्ब करते हैं। यानी हर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी होगी वो फिक्स्ड होगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन की फिक्स एनर्जी होगी इस ऑर्बिट के अंदर, इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिक्स एनर्जी होगी, और इस ऑर्बिट के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, फिक्स एनर्जी मौजूद होगी। जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होते हैं उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है, और जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होते हैं, जैसे कि सेकंड ऑर्बिट है और क्या बेटा थर्ड ऑर्बिट है, जैसे जैसे ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं उनकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है। और इसका जो थर्ड पोस्टुलेट है वो क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन उस सूरत में एनर्जी गेन या लूज करेंगे जब वो एक एनर्जी ऑर्बिट से दूसरे एनर्जी ऑर्बिट की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पर बेटा जो डायग्राम है इसके ऊपर आपने फोकस करना है। ये क्या बेटा फर्स्ट ऑर्बिट है और इसके अंदर ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसकी फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी इस ऑर्बिट के अंदर। और ये क्या है, सेकंड ऑर्बिट है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसकी अपनी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होगी। जो फर्स्ट ऑर्बिट है हम इसको 1 के साथ इंडिकेट कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 1। और ये कौन सा ऑर्बिट है बेटा, लो एनर्जी ऑर्बिट है। और ये जो सेकंड ऑर्बिट है जिसपे n की वैल्यू 2 है, ये एक हाई एनर्जी ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी। अगर सपोज कर लें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये लो एनर्जी ऑर्बिट में पड़ा है, सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 5 जॉल। यानी ये 5 जॉल एनर्जी की मदद से या 5 जॉल एनर्जी से ये इस ऑर्बिट के अंदर मूव करता रहेगा, और जब तक ये मूव करेगा इसकी एनर्जी ना तो कम होगी ना बेटा ज़्यादा होगी। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो हाई एनर्जी ऑर्बिट के अंदर पड़ा है, इसकी एनर्जी कितनी है, 10 जॉल है। और ये 10 जॉल एनर्जी से इस ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, और जब ये मूव कर रहा होगा तो ये अपनी एनर्जी को ना तो कम करेगा ना बेटा ज़्यादा करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कम या ज़्यादा करते हैं तो ये उस सूरत में करेंगे जब ये एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जाएंगे। अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो लाजमी तौर पर ये एनर्जी को गेन करेगा। और ये एनर्जी कहाँ से आएगी, ये फोटॉन की शक्ल में आएगी, जो कि एनर्जी बंडल्स होते हैं जो आपने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अंदर पढ़े थे। ये फोटॉन जब इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी और ये जंप करके हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर इसको 5 जॉल का फोटॉन मिलेगा तो इसकी अपनी एनर्जी कितनी थी, 5 जॉल थी। 5 जॉल की और एनर्जी मिली तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी बेटा, 10 जॉल। तो ये 10 जॉल एनर्जी में एक्साइट करके इस हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला जाएगा और इसके अंदर रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। और इसी तरह जो हाई एनर्जी ऑर्बिट है इसकी एनर्जी कितनी है, 10 जॉल। ये लो एनर्जी ऑर्बिट में जाना चाहता है तो इसके लिए क्या करेगा, ये अपनी एनर्जी को कम करेगा। और अगर ये इस ऑर्बिट के अंदर जाना चाहता है तो ये 5 जॉल का
एक एनर्जी बंडल एमिट करेगा और इस तरह इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, ये 5 जॉल में चला जाएगा और इस ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा। तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तब एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब करते हैं जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जाते हैं। ये जो एनर्जी इवॉल्व है या एनर्जी एब्जॉर्ब है, ये हम एनर्जी डिफरेंस की मदद से कैलकुलेट करते हैं। यानी आपके पास डेल ई होगा, क्या होगा बेटा, डेल ई, और ये जो डेल ई है ये किसके बराबर होगा, ये फाइनली बराबर होगा, ये हमारे पास डेल ई, ये बराबर होगा किस चीज के बेटा, ये बराबर होगा E2। E2 क्या है, ये हाई एनर्जी ऑर्बिट है, माइनस इसमें क्या आ जाएगा E1। जब आप हाई एनर्जी ऑर्बिट की वैल्यू को लो एनर्जी ऑर्बिट की वैल्यू से माइनस करेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा। और हमारे पास जो लास्ट पोस्टुलेट है, ये पोस्टुलेट ऑर्बिट का फीचर बताता है, यानी उस ऑर्बिट की प्रॉपर्टी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर घूम सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है, और कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा हो तो उसके साथ जो मोमेंटम एसोसिएट करता है आप उसको एंगुलर मोमेंटम का नाम देते हो। और हर ऑर्बिट का अपना एक डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम होता है। जिस तरह हर ऑर्बिट की अपनी एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, उसी तरह हर ऑर्बिट की भी अपना एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होता है। तो आपको ये बताया गया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा हो तो उसके साथ जो मोमेंटम एसोसिएट होता है हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम। और इसको हम इंडिकेट करते हैं एम वी आर। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आर क्या है बेटा, रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। ये एंगुलर मोमेंटम है और ये किसके बराबर होता है, एन एच ओवर 2 पाई। ये जो h ओवर 2 पाई है ये एक कांस्टेंट पैरामीटर है। आप जानते हैं h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और इसकी फिक्स वैल्यू होती है जो कि 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर -34 जूल सेकेंड होती है। यहाँ पर n क्या बेटा, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट को इंडिकेट करता है, और n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीगर में होती है, 1 2 3 4। अगर n की वैल्यू 1 हो तो ये कौन सा ऑर्बिट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट होगा। और अगर इस फर्स्ट ऑर्बिट में हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इस फार्मूले में n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, h ओवर 2 पाई आ जाएगा। और जो दूसरा ऑर्बिट है इसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2h ओवर 2 पाई। तो हर ऑर्बिट का एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका हो।